नमस्कार दोस्तों, लगभग 2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के टकराने से पहाड़ों की एक दीवार खड़ी होती है। गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाने वाली लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये दीवार आज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। पिछले हजारों सालों से इन पहाड़ों ने एक बहुत जरूरी काम किया है, थार रेगिस्तान को आगे फैलने से रोकने का। अगर ये पहाड़ियां ना होती तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कई इलाके रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। ग्राउंड वाटर का लेवल कहीं ज्यादा और नीचे होता, वाटर क्राइसिस का हाल बहुत ज्यादा बुरा होता और एयर पोल्यूशन का तो पूछो ही मत। बिना इन पहाड़ियों के रेगिस्तान से आने वाले सैंड और डस्ट पार्टिकल्स एयर पोल्यूशन को बद से बदतर बना देते। ये है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज और आज यही खतरा देश पर मंडरा रहा है। मोदी सरकार एक नई डेफिनेशन लेकर आई है अरावली की, जिसके अनुसार 90% पहाड़ ऑफिशियली अरावली रहेंगे ही नहीं। पहाड़ों को पहाड़ माना ही नहीं जाएगा और इसके चलते उन पर मौजूद जंगलों को काटा जाना, कंस्ट्रक्शन करना, माइनिंग करना और भी आसान हो जाएगा। जब लोगों तक ये खबर पहुंची तो राजस्थान और हरियाणा के कई एरियाज में लोग सड़कों पर उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। सोशल मीडिया पर लोग जमकर आवाज उठाने लगे, सरकार पर प्रेशर पड़ा और सरकार ने इसके बदले लोगों को गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी। सरकार ने कहा कि अब से कोई माइनिंग नहीं होगी अरावलीज में, लेकिन ये पूरी नोटिफिकेशन एक जुमला थी। इसके साथ साथ कई सारे इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पिछले कुछ दिनों में बकायदा पैसे दिए जाने लगे कि वो सरकार को इस मुद्दे पर डिफेंड करें। पहले इन लोगों का मेल आया था मेरे पास, तब मैं बिका नहीं। अब इन सज्जनों की कॉल आई मेरे पास धमकाने के लिए। भाई ये ईमेल है एग्जैक्ट आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि कंटेंट प्रीव्यू कैसा होना चाहिए। तो ये पूरा अरावली वाला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बहुत से लोगों ने सेम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके ऐसे कई वीडियोस बनाए हैं जहां पर वो कहते हैं कि एक्चुअली में सरकार जो कर रही है वो अरावलीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। एनीवे मेजर माइनिंग अरावली से कोई कर ही नहीं सकता। आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एआई की फील्ड में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो 4 जनवरी को इस संडे को मैं एआई मास्टर क्लास होस्ट कर रहा हूं। ये 2.5 घंटे की बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है जहां मैं पर्सनली लाइव आकर आपको 25 से ज्यादा एआई टूल सिखाता हूं। इसमें एआई के जरिए इमेजेस बनाना, वीडियोस बनाना, गाने बनाना, प्रेजेंटेशंस बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं जो आज के दिन जरूरी है। आखिरी बार मैंने मास्टर क्लास जून 2025 में होस्ट करी थी और उस समय जिन लोगों ने अटेंड किया था उनके रिव्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मेजॉरिटी लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा और उन्हें सीखने को मिला। इसलिए सबसे फास्टेस्ट और बहुत ही अफोर्डेबल तरीका है अपने आप को एआई की फील्ड में अपस्किल करने का, क्योंकि इसकी कॉस्ट सिर्फ 2 मूवी टिकटों जितनी है। लेकिन जो प्लेसेस हैं वो लिमिटेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसे ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर इस क्यूआर कोड में मिल जाएगा। पूरी क्लास हिंदी में होगी, ठीक उसी तरीके से जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं। अब वीडियो पर आते हैं। हमारी कहानी असल में मई 2024 में शुरू होती है जब सुप्रीम कोर्ट अरावली रेंज को माइनिंग से बचाने के लिए, ध्यान से सुनो, माइनिंग से बचाने के लिए मोदी सरकार को आदेश देता है कि अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाओ। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली की पहाड़ियों को प्रोटेक्ट करना और आसान हो जाएगा अगर इनकी एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होगी तो। ऐसा इसलिए क्योंकि अरावली रेंज 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और इन सब राज्यों में अलग अलग डेफिनेशंस का इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो सरकार को काम दिया गया था एक बेहतर डेफिनेशन बनाने का, लेकिन यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने जो डेफिनेशन बनाई वो पहाड़ बचाने की बजाय पहाड़ों को ही गायब कर देगी। नई डेफिनेशन के मुताबिक अब सिर्फ वही पहाड़ अरावली कहलाएंगे जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा की होगी। इसके अलावा अरावली रेंज सिर्फ उसी को माना जाएगा जब 500 मीटर के भीतर 2 या 2 से ज्यादा अरावली के पहाड़ होंगे। अगर वो इससे ज्यादा दूरी पर रहेंगे तो उनको अरावली रेंज का हिस्सा ही नहीं माना जाएगा। ये दिखने में एक बड़ा छोटा सा चेंज है, लेकिन स्कैम देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है। आपको सुनकर लगेगा कि चलो 100 मीटर की तो हाइट रखी गई है, 100 मीटर एक स्टैंडर्ड ही हाइट होगी, इसमें क्या गलत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पहाड़ की हाइट नापी कहां से जा रही है। 0 मीटर यानी कि बेस लाइन किसे माना जा रहा है। पूरी दुनिया में पहाड़ों की हाइट को सी लेवल से नापा जाता है। जब हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 8800 मीटर की है तो उसे सी लेवल से कंपेयर करके कहते हैं। लेकिन अरावली के लिए सरकार कहती है कि इनकी हाइट सी लेवल से नहीं नापी जाएगी बल्कि इन्हें कैलकुलेट किया जाएगा इनके आसपास के इलाकों से। स्कैम वाली बात यहां पर यह है कि अरावली के आसपास जितने भी इलाके हैं उनमें से ज्यादातर इलाकों की हाइट ऑलरेडी सी लेवल से 100 मीटर ज्यादा ऊपर है। तो अरावली का कोई पहाड़ अगर सी लेवल से 190 मीटर ऊपर भी हुआ तो भी इस नई डेफिनेशन के मुताबिक हो सकता है कि उसे अरावली का हिस्सा माना ही ना जाए, उसे एक पहाड़ क्लासिफाई ही ना किया जाए। यही कारण है दोस्तों कि अरावली के 90% से ज्यादा पहाड़
पहाड़ इस नई डेफिनेशन के क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करते और इसलिए उन्हें अरावली कहा ही नहीं जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान में अरावली के 12,081 पहाड़ों में से सिर्फ 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचे हैं, यानी कि सिर्फ 8.7% पहाड़, बाकी 90% से ज्यादा पहाड़ अब ऑफिशियली पहाड़ हैं ही नहीं। कमाल की बात यह है कि जब 20 नवंबर 2025 को सरकार ने यह डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट को दी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से एक सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्लान तैयार करने को कहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि लोग बेवकूफ नहीं बने। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कुछ ऐसा होने लगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। अरावली को बचाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। गुड़गांव में लोगों ने हरियाणा के मिनिस्टर्स के घर के सामने जाकर प्रोटेस्ट किया। उदयपुर में लॉयर्स ने कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक प्रोटेस्ट मार्च की। जयपुर में मार्च करते हुए अंबेडकर सर्कल पर हजारों लोग जमा हो गए। जोधपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ। सभी प्रोटेस्टर्स ने साथ में मिलकर एक ही चीज कही, नो अरावली नो लाइफ। अरावली को डिस्ट्रॉय मत करो, हमें सांस लेने दो। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग सेव अरावली कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। हजारों लोगों ने रील्स बनाई, हजारों लोग अपने प्रोफाइल में अरावली की पिक्चर्स लगाने लगे, व्हाट्सएप पर स्टेटसेस लगाने लगे, क्योंकि ये सब लोग समझते हैं दोस्तों, अगर अरावली तबाह हो गई तो उसका क्या असर पड़ेगा। इस इंपैक्ट को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर रेगिस्तान फैलता कैसे। आपने देखा होगा अक्सर कि रेगिस्तान में रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं। डेजर्ट जैसे इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं जो रेत को अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं और ये धीरे धीरे उपजाऊ जमीन पर भी रेत की एक लेयर बना देती है। अगर इसे रोका ना गया तो ये जमीन भी धीरे धीरे बंजर बन जाती है और रेगिस्तान फैलने लगता है। इस प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। अरावली की पहाड़ियां इसे रोकने के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। जैसे ही रेतीली हवा इन पहाड़ों से टकराती है उसकी स्पीड कम हो जाती है और रफ्तार कम होने की वजह से हवा में उड़ने वाला भारी रेत नीचे गिर जाता है और इसी वजह से रेगिस्तान आगे नहीं बढ़ पाता। और यहाँ पर इस रेत को रोकने का काम अपने आप में पहाड़ नहीं कर रहा है, बल्कि पहाड़ पर मौजूद जंगल ये काम कर रहे हैं। ये पेड़ हवा में मौजूद फाइन डस्ट को फंसा लेते हैं और मिट्टी को अपनी जड़ों से जकड़ कर रखते हैं। अगर इन पेड़ों और पहाड़ों को काट दिया जाए तो ये रेत सीधा उड़कर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के फर्टाइल लैंड्स में जाकर गिरेगा और धीरे धीरे ये वहां की जमीन को भी बंजर बना देगा। क्लाइमेट साइंटिस्ट ने कई बारी वार्निंग दी है कि अगर अरावली को डिस्ट्रॉय किया जाए तो कुछ ही दशकों में दिल्ली का क्लाइमेट सेमी डेजर्ट क्लाइमेट बन जाएगा। और ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। इसका सबूत मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अरावली को ऐसे डिस्ट्रॉय करना आखिर कौन चाहेगा, क्या फायदा मिलता है उन लोगों को। और इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, पैसा पैसा और पैसा। पैसा ही पैसा होगा। रियल एस्टेट कंपनीज के लिए पैसा, माइनिंग कंपनीज के लिए पैसा और इनसे चंदा लेने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसा। अरावली की पहाड़ियां गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट कॉरिडोर के बीच से गुजरती हैं और यहाँ पर जमीन और घरों का प्राइस अनबिलीवेबली हाई है। हरियाणा की सरकार बार बार कोशिश करती रही है कि अरावली के कुछ हिस्सों को प्रोटेक्शन के दायरे से हटाया जा सके और इसका फायदा किसको हो रहा है? बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप जैसी कंपनीज को। अभी तक भी हमको नहीं पता। अब आप हमको ये पूछते हो कि ये कभी हुआ क्या, तो हमको ये क्या बताइए कि क्या होता है। असल में अरावली के गांव में जो अनकल्टिवेटेड फॉरेस्ट हैं, इनकी ओनरशिप पहले ग्राम पंचायत के पास होती थी और इन्हें खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी पतंजलि ग्रुप ने फरीदाबाद के कोट गांव में अरावली की 400 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी हुई है। अब आप पूछोगे, अगर इस जमीन को खरीदा बेचा ही नहीं जा सकता तो पतंजलि ने जमीन कैसे खरीदी? इन्होंने ये जमीन शेल कंपनीज और बिचौलियों के जरिए 300 से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट्स करके ली, जिनमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की 2023 की ये वाली इन्वेस्टिगेशन देखिए। पतंजलि शेल कंपनीज के जरिए अरावली में कम कीमत पर जमीन खरीद रही है और उसे बड़े प्रॉफिट पर बेच रही है। इनमें से कई कंपनीज की कमाई जीरो या बहुत कम थी, लेकिन जमीन के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए एडवांस में दिए। ज्यादातर कंपनीज में बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण का मेजॉरिटी स्टेक था। इसके अलावा ये देखिए, अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया था कि इन जमीनों को वापस पंचायत को दे दिया जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने इस ऑर्डर को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। अरावली को तबाह करने का दूसरा तरीका कंपनीज ने ढूंढा, फार्म हाउस इकोनॉमी। प्रोटेक्टेड जमीन पर लग्जरी फार्म हाउसेस, वेडिंग वेन्यूज, रिजॉर्ट्स बनने लगे, जिनकी शादियों और पार्टीज के लिए लाखों रुपए में बुकिंग होती थी। दिसंबर 2023 में एक ड्रोन सर्वे में सिर्फ फरीदाबाद के 4 गांव में 6793 इलीगल स्ट्रक्चर्स मिले। इन्होंने अरावली का 700 एकड़ से ज्यादा का एरिया घेरा हुआ था। कांत एनक्लेव केस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इस कंपनी ने जमीन पर 425 एकड़ में 1600 से ज्यादा प्लॉट्स बनाए। यह अरावली का फॉरेस्ट एरिया था, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने कंपनी को यहां
रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने की परमिशन दे दी। और आप यकीन नहीं करोगे किन किन लोगों ने यहां पर प्लॉट्स खरीदे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर एमपी, जाने माने क्रिकेटर, वर्ल्ड बैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी, आर्मी ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स सब ने यहां पर प्लॉट्स खरीदे हुए थे। ये पुरानी बात है वैसे। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बने सभी 30 घरों को डिमोलिश करने का आदेश भी दिया था और कहा कि इसमें कंपनी के साथ द टाउन एंड कंट्री डिपार्टमेंट मिला हुआ था। ये हाल तो दोस्तों तब था जब ये सारा एरिया प्रोटेक्शन के अंडर था। अब सोचकर देखो अगर ये प्रोटेक्शन भी हटा दिया जाए तो क्या कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तीसरा बड़ा खतरा है यहाँ पर माइनिंग से। सिलिका सैंड, मार्बल, स्टोन्स जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की माइनिंग की जाती है जो पूरे दिल्ली एनसीआर के कंस्ट्रक्शन मार्केट में जाता है। इन वीडियोस को देखिए, ये इलीगल माइनिंग करने वाले लोग पूरे के पूरे पहाड़ गायब कर देते हैं। अब सोचकर देखो जरा, अगर किसी पहाड़ की हाइट 100 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है और ये पहाड़ों को इस तरीके से काट काट कर उसकी हाइट 100 मीटर से नीचे ले आए तो अब उसे पहाड़ कहा भी नहीं जाएगा। अरावली में बड़े पैमाने पर गोल्ड, टंगस्टन, लेड, रोज कलर्ड क्वार्ट्ज, जिंक, कॉपर और रॉक फॉस्फेट जैसे मिनरल्स के रिजर्व्स भी हैं। इन मिनरल्स के लिए भी माइनिंग की जाती है और ये माइनिंग लीगल और इलीगल दोनों तरीकों से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कई बार अरावली के प्रोटेक्टेड एरिया में माइनिंग पर बैन लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर माइनिंग होती रही है। जैसे कि ये देखिए, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के नोटिफाइड एरियाज में माइनिंग पर बैन लगाया था, लेकिन फिर भी लीगल माइनिंग चलती रही। इसके बाद ये देखिए, 2009 में इस बैन को फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात के 448 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन तब तक यहां पर अरावली को डैमेज किया जा चुका था। 2011 से 2017 के बीच सिर्फ राजस्थान में अरावली हिल्स के एरिया में इलीगल माइनिंग के 4072 केसेस दर्ज हुए और लगभग 100 लाख टन मिनरल्स इलीगली माइन किए गए। सीएजी की एक रिपोर्ट में सामने आया कि राजस्थान सरकार ने खुद ये माइनिंग लीज दी थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया था और इवन यूनियन एनवायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसकी परमिशन दे दी थी। माइनिंग माफिया की यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है और इनके ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस से बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं। ये लोग पॉलिटिशियंस के सपोर्ट के साथ इलीगल माइनिंग करते हैं। जैसे कि जुलाई 2022 में हरियाणा के नूह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने इलीगल माइनिंग की सूचना मिलने के बाद वहां छापा मारा, लेकिन ये माइनिंग माफिया इतने बेखौफ हैं कि इन्होंने एक ट्रक से कुचलकर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी स्पेक्युलेटिव सी चीज है कि फ्यूचर में कभी अरावली खत्म हो जाएगी, अरावली फ्यूचर में डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सब ऑलरेडी होने लग रहा है, पिछले कई सालों से होने लग रहा है। साल 1968 में सर्वे ऑफ इंडिया ने सिर्फ राजस्थान में अरावली के 2200 पहाड़ रिकॉर्ड किए थे। आज के दिन इनमें से 25% पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट अलवर में ही 31 पहाड़ पिछले 50 सालों में खत्म हो गए। इसी तरह इस रिपोर्ट को देखिए, द स्टेट ऑफ द हरियाणा अरावली सिटीजंस रिपोर्ट। माइनिंग की वजह से हरियाणा के 7 अरावली डिस्ट्रिक्ट्स में कई से ज्यादातर अरावली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जहां जहां इन पहाड़ों को डिस्ट्रॉय किया गया वहां क्या हुआ, 12 ब्रीच ओपन हो गए जहां से थार डेजर्ट की रेत आ गई। 2009 की भी ये रिपोर्ट है जिससे सामने आया कि अरावलीज में बने इन 12 गैप्स के जरिए थार डेजर्ट प्लेन्स की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। जो इलाके कभी हरे भरे होते थे वो अब रेगिस्तान में बदलने की कगार पर है। साउथ हरियाणा से लेकर राजस्थान तक पूरे अरावली रीजन में फसलों की पैदावार कम हो गई है। हरियाणा के कुल एरिया का 8.2% तो डेजर्ट में बदलना शुरू भी हो गया है और ये जमीन भी अब पिछले जितनी उपजाऊ नहीं रही है। इसके अलावा मैंने बताया था अरावली का कनेक्शन दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी से भी है। अरावली के फॉरेस्ट दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं, पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और डस्ट को रोकते हैं। अरावली की डिस्ट्रक्शन ने दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन की सिचुएशन को बद से बदतर कर दिया है। जो 12 गैप्स मैंने आपको बताए थे उनके जरिए रेगिस्तान का रेत दिल्ली एनसीआर में एंटर करता है, जो पहले कई साल पहले, कई दशकों पहले नहीं करता था। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लीगल और इलीगल माइनिंग की जाने की वजह से डस्ट और एयर पोल्यूटेंट्स और निकल रहे हैं, जो एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में जाकर पोल्यूशन की तरह एक्ट कर रहे हैं। लेकिन बात यहां सिर्फ साफ हवा की नहीं है बल्कि पानी की भी है, क्योंकि पानी के लिए भी अरावलीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। इन पहाड़ों में नेचुरल क्रैक्स हैं, बारिश का पानी इन क्रैक्स से जमीन के अंदर जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1 हेक्टेयर अरावली लैंड 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज कर सकता है। लेकिन जब पहाड़ टूटते हैं, कंक्रीट बिछाया जाता है, पानी को अंदर जाने का कोई जरिया नहीं मिल पाता और इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे गिरने लगता है। अरावली बेल्ट में ग्राउंड वाटर लेवल ऑलरेडी 1000 से 2000 फीट नीचे चला गया है। दिल्ली के पास मौजूद कई सारी लेक्स जैसे कि बड़खल लेक पूरी तरीके से सूख चुकी है। ऐसी ही बुरी हालत है हरियाणा की दमदमा लेक की भी, जो हरियाणा की वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक्स कंसिडर की जाती है।
इसका साइज अब सूख कर डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब 1/3 हो गया है पिछले साइज का। इसे आखिरी सर्वाइविंग नेचुरल लेक कहा जाता है दिल्ली एनसीआर रीजन की, लेकिन अगर हालात ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो ये भी एक दिन पूरी तरीके से सूख कर खत्म हो जाएगी। अरावली के इस डिस्ट्रक्शन का असर वेदर पैटर्न्स और बारिश पर भी पड़ा है। 1973 में जहां मॉनसून के 101 दिन रहा करते थे, वहीं 2009 में ये केवल 25 दिन तक सिमट गए। इसी तरह से बारिश के दिन साल में 60 से 80 दिनों से घटकर अब सिर्फ 18 से 30 दिन तक रह गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अरावली के जंगल एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बनाते थे, हवा की स्पीड कंट्रोल करते थे, जिससे बारिश होती थी। अब आप खुद से ही समझ सकते हो कि हालात ऑलरेडी कितने बिगड़ चुके हैं, और ये इमेजिन करने की जरूरत नहीं कि हालात और कितने बिगड़ेंगे अगर बची हुई अरावली की पहाड़ियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो अब इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार यहां पर क्या कह रही है? 24 दिसंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक प्रेस रिलीज जारी करी। इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों को डायरेक्शंस इशू की हैं कि अरावली में कोई भी नई माइनिंग लीज देने पर कंप्लीट बैन लगाया जाए। अब ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि फाइनली लोगों की कोशिश सफल रही, सरकार ने लोगों की बात सुन ली और अरावली में अब माइनिंग पर बैन लग गया है। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों के द्वारा इस खबर को ऐसे ही शेयर किया जा रहा है कि लोगों की जीत हुई और अब अरावली सेफ है। लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि यहां सीधा लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। द वायर की इस रिपोर्ट को देखिए, ना तो ये बैन नया है और ना ही ये डायरेक्शंस नहीं है। सरकार इस प्रेस रिलीज के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सिर्फ पालन कर रही है। सरकार की प्रेस रिलीज में खुद ही लिखा हुआ है कि ICFRE को एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाने के लिए कहा है, और जब तक ये प्लान नहीं बनता तब तक माइनिंग लीज नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जैक्टली यही आदेश दिया था। 20 नवंबर का ये ऑर्डर देखिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर की डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया था। उसी ऑर्डर में लिखा गया है कि एक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाया जाए और इसमें वो इलाके आइडेंटिफाई किए जाएं जिनमें माइनिंग हो सकती है और जहां पर माइनिंग पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, और जब तक ये प्लान नहीं बनेगा तब तक कोई नई माइनिंग लीजेस नहीं दी जाएंगी। तो सरकार दोबारा से इसी चीज को ऐसे पेश कर रही है कि जैसे कि अरावली अब बच गई हो, अब प्रोटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ सही है। सब चंगासी। सरकार को अगर सही में बात सुननी थी लोगों की तो उन्होंने ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन क्यों नहीं बदली? अरावली बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे अरावली विरासत जन अभियान ने भी कहा कि इस प्रेस रिलीज में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि सरकार 100 मीटर वाली डेफिनेशन को बदलकर कोई बेटर डेफिनेशन लाने वाली है। मुझे लगता है सरकार बस इंतजार कर रही है कि कब लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ेगा, ये अगले 1-2 साल बाद, तब एक नया प्लान लाया जाएगा माइनिंग के लिए और तब नए माइनिंग के लीजेस दिए जाएंगे। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अब यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ये तक कह रहे हैं कि नई डेफिनेशन से 90% अरावलीज प्रोटेक्टेड होंगी, क्योंकि 100 मीटर के साथ साथ अगर 500 मीटर के अंदर 2 पहाड़ होंगे तो उनके बीच का एरिया भी प्रोटेक्टेड रहेगा और यहां माइनिंग नहीं होगी। एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। लेकिन सच बात यह है कि सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा डेटा पब्लिक में नहीं दिखाया है जिसमें क्लियरली बताया गया हो कि अरावली के कितने 100 मीटर के पहाड़ 500 मीटर से कम दूरी पर है। जो पब्लिक डेटा है वो इसका ठीक उल्टा ही कहता है कि राजस्थान में सिर्फ 8.7% अरावली के ऐसे पहाड़ हैं जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। अगर सरकार कह रही है कि 90% से ज्यादा अरावली प्रोटेक्टेड है तो इसका सबूत दिखाया जाए, नहीं तो हवा में कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हैरान मत होना अब ये कहने लग जाए कि हमने नई डेफिनेशन के अनुसार 90% पहाड़ियों को अरावली से बाहर बता दिया है, वो अरावली का हिस्सा ही नहीं है, और हम जो कह रहे हैं कि जो अरावली है हमारी राय में उनमें से 90% प्रोटेक्टेड। इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स को बकायदा पैसे दिए जा रहे हैं दोस्तों कि वो अरावली के मुद्दे पर सरकार को डिफेंड करते हुए वीडियोस बनाए। मेरे कई दोस्तों ने मुझे खुद इस चीज का साफ सबूत दिखाया कि किसी मार्केटिंग एजेंसी से उनको ईमेल आई या व्हाट्सएप आया कि अरावली पर जो वीडियो डाला था अपना पुराना, उस वीडियो को हटा दो जहां पर अरावली के फेवर में बात की जा रही थी, और उसकी जगह एक नया वीडियो बनाओ कि कैसे अरावली में माइनिंग से डेवलपमेंट होगी। कई सारे क्रिएटर्स ने ऐसी ईमेल्स पब्लिकली भी शेयर करी है। ये देखिए, PR एजेंसी का ये मेल आया, मैं मेल दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये तो इनका कहना है कि जो मैंने अरावली हिल्स वाली वीडियो डाली है वो आप डिलीट कर दो और एक नई वीडियो बना दो जिसमें सपोर्ट करो कि अरावली हिल कट रही है, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि कल मुझे भी ऑफर आया था कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट के फेवर में एक वीडियो बनानी है, आप अपना बजट बताइए। जो स्क्रिप्ट इन्हें प्रोवाइड की गई उसमें कहा गया था कि लोगों को जाकर बताओ कि कैसे जो सरकार फैसले ले रही है यहाँ पर वो एक्चुअली में अरावली को बचाने के लिए ले रही है। और कई स्क्रीन पर ये चेहरे देख सकते हो जिन्होंने इसी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए सेम सा वीडियो डाला। इनमें से एक बंदा कहता है कि सरकार 100 मीटर की डेफिनेशन सिर्फ डिफाइन करने के लिए लाई है, लेकिन 100 मीटर के नीचे वाली हिल्स भी इक्वली प्रोटेक्टेड है, लेकिन कैसे हैं ये नहीं बताया। कि 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली हिल्स है, इसका मतलब ये नहीं है बाकी सबको हटा दिया जाएगा और माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाएगा, बाकी भी इक्वली प्रोटेक्टेड है। लेकिन सच ये है कि 100 मीटर तो एक टेक्निकल बेंचमार्क है और ये अरावली को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं बल्कि क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट, दोनों की इंटेंशन पहले से ही साफ थी। कुछ समझे दया?
हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है सिंपल सी बात है, यहां पर अगर सरकार को सही में इंटरेस्ट था अरावलीज को प्रोटेक्ट करने में तो ये 100 मीटर की डेफिनेशन बनाई ही क्यों। कमाल की बात यह है कि कुछ गोदी मीडिया के एंकर्स अब अरावली के डिस्ट्रक्शन के लिए ही एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया टीवी के रजत शर्मा को सुनिए। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। ये दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए अरावली पर ही ब्लेम डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि अरावली को 3 तरफ से दिल्ली ने घेरा हुआ है, इसलिए एयर पोल्यूशन यही ट्रैप हो रही है। यानी जो पहाड़ पोल्यूशन रोकने का काम कर रहे हैं उन्हीं को ही अब कहा जा रहा है कि पोल्यूशन इनकी वजह से हो रही है। कमाल की बात यह है कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यही रजत शर्मा दिल्ली के एयर पोल्यूशन के लिए सरकार को ब्लेम करते थे। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। पहले सरकार की गलती थी, अब बेचारे पहाड़ों की गलती है। सोचने की बात यह है दोस्तों कि जब लीगल प्रोटेक्शन के बावजूद अरावली में ऑलरेडी इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो अब इस नई डेफिनेशन के बाद क्या हालत होगी। इसीलिए अरावली को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब अच्छी खबर यहां पर यह है दोस्तों कि इन सब प्रोटेस्ट की वजह से ही 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन पर अब टेम्पररी स्टे लगा दिया है। अब कोर्ट एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे और ये एक्सपर्ट्स गवर्नमेंट कमेटी की पूरी रिपोर्ट को गहराई से देखेंगे। और जब तक ये एक्सपर्ट्स अपनी डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट नहीं दे देते तब तक 100 मीटर वाली नई डेफिनेशन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि अब ये इस नई कमेटी पर डिपेंड करेगा कि ये 100 मीटर वाली डेफिनेशन फ्यूचर में एक्सेप्ट करी जाएगी या नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि सरकार पर और इस कमेटी पर प्रेशर बना रहे ताकि 100 मीटर वाली डेफिनेशन को परमानेंटली रिजेक्ट किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि यह सरकार सिर्फ अरावली के पीछे नहीं पड़ी है, ये देश के अलग अलग एरियाज में ढेर सारे अलग अलग जंगलों के पीछे पड़ी है। मुंबई में 45,000 मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है सिर्फ एक कोस्टल रोड बनाने के लिए। 45,000 मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव्स पता है ना, स्कूल में पढ़ा था क्या काम होता है इन पेड़ों का। मैंग्रोव्स फ्लड्स आने से बचाते हैं, उनके रूट सिस्टम्स वेव एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, पानी की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। फिर भी बस सड़क बनाने के लिए यहां पर इतने पेड़ों को काटा जाएगा। और कल को जब फ्लड्स आएंगे, किसी को ये एक्चुअल रीजन याद रहेगा? ऐसे ही गुजरात में अडानी ग्रुप के कहने पर जंगल की वो जमीन उसे दे दी गई जहां पर पेड़ लगाए जाने थे। ये जमीन ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में शामिल थी जिसे दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बड़े धूमधाम के साथ लॉन्च किया था। ये पूरी सरकार दोस्तों बाय द कॉर्पोरेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स है। जो फैसले ये सरकार लेती है सब कुछ अडानी अंबानी को देख के लिया जाता है। इस सब के पीछे रूट कॉज वही चंदा धंधा मॉडल है जिसकी बात मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले वीडियो में करी थी। ये सरकार कॉर्पोरेट से चंदा मांगती है और बदले में उन्हें धंधा देती है। पहले ये काम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किया जाता था, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खत्म कर दिया है, पिछले 1 साल से ये काम ट्रस्ट के जरिए किया जा रहा है। इस आर्टिकल को देखिए, 4,276 करोड़ की कॉन्ट्रीब्यूशंस इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू दी गई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, और इसमें से 83.6% पैसा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, बीजेपी। बाकी पार्टीज को भी यहां पर इन कॉर्पोरेट से पैसा मिलता है, लेकिन जितना पैसा यहां पर बीजेपी को दिया जा रहा है, बाकी पार्टीज का पैसा उसके सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसलिए अगर हमें देश को बचाना है, देश के जंगलों को बचाना है, देश के पर्यावरण को बचाना है, यहां पर आवाज उठानी बहुत जरूरी चीज है। AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो यहां क्लिक करके ये वाला वीडियो भी जरूर देखिए इस चंदे धंधे मॉडल को और डिटेल में समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।